आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। इससे पहले हमने पढ़ा है समरी ट्रायल पढ़ लिया हमने, ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट ये भी पढ़ लिया हमने, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन ये भी पढ़ लिया हमने। अब बचा ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट और लास्ट इसके अलावा किसी भी तरह का ट्रायल नहीं चलता है। तो ये डील करता है 238 से लेकर 250 तक, हम पूरा ही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं ए में लिखा है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। हम जानते हैं कि दो तरह से जो केस है वो इंस्टीट्यूट होता है, एक तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करके या फिर एक पुलिस को कंप्लेन करके, ठीक है। तो सीआरपीसी सेक्शन 238 बोलता है कंप्लाइंस विद सेक्शन 207 व्हेन इन एनी वारंट केस instituted on a police report the accused appears or is brought before a magistrate at the commencement of the trial. The magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of section 207. अब इसमें क्या है कि किसी भी अगर पुलिस रिपोर्ट पर बेस पर कोई भी केस फाइल होता है, इंस्टीट्यूट होता है, तो फिर जो एक्यूज्ड है वो जब मजिस्ट्रेट सर के सामने लाया जाता है या फिर वो खुद से आता है, ठीक। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट सर ये देखेंगे कि 207 को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, 207 सेक्शन को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। 207 हम समरी जान लेते हैं। वो बोलता है कि एक तरह से एक्यूज्ड का राइट है कि जो भी पुलिस है, जो भी चार्ज है उस पर जो भी आरोप है वो उसको बताया जाए। पुलिस उसको एक कॉपी देगी एक्यूज्ड को, तभी तो एक्यूज्ड आएगा और वो समझेगा। तो ये एक उसका राइट है। बस यही बोल रहा है कि एक्यूज्ड के पास कॉपी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यही सिर्फ मजिस्ट्रेट सर देखेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। उसके बाद आगे के लिए ट्रायल बढ़ाएंगे। तो उसके बाद है 239 व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। कब एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाएगा? इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट and the documents sent with it under section 173 and think such examination if any of the accused as the magistrates think necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considered the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing. अब 173 इसमें एक मेन है। 173 है ये कि पुलिस जो भी पुलिस रिपोर्ट है वो 173 के अंदर मजिस्ट्रेट सर के पास दे देंगे। जिसके पास भी ट्रायल चलेगा उनको देना होगा, कोर्ट पे पुलिस को देना होगा 173 के अंदर। इन्वेस्टिगेशन का पूरा चीज जो होगा वो देना होगा। तो उसके बाद वो लेने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद और एक्यूज को सुनने के बाद, एक्यूज को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप भी बोलिए अपने डिफेंस में, और प्रोसिक्यूशन को बोला जाएगा कि आप भी बोलिए कि क्यों इसको डिस्चार्ज ना किया जाए। इस तरह का बात होने के बाद जब दोनों अपना अपना पक्ष रख देगा, दोनों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट सर देखेंगे, मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगेगा कि ये जो चार्ज है, जो भी आरोप है, ये पूरा ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, तो वो डिस्चार्ज कर देंगे एक्यूज को, तभी डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये हो गया कि एक्यूज को कब डिस्चार्ज कर देंगे, जब उनको ऐसा लगेगा दोनों को सुनने के बाद कि ये चार्ज बेसलेस है, तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम आगे आते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्लॉज 1 बोलता है if upon such consideration examination if any hearing the magistrate is of opinion that is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. अब इसमें कहा गया कि अगर डिस्चार्ज नहीं होता ऊपर, तो फिर अगर नीचे है, अगर जज साहब को, अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है कि ये ऐसा किया होगा, ऐसा ग्राउंड है कि ये आदमी ऐसा किया होगा, जो भी उस पर आरोप लगा है वो कर सकता है या वो किया होगा, प्रिज्यूम करते हैं ऐसा मजिस्ट्रेट सर, तो फिर वो चार्ज फ्रेम कर देंगे। चार्ज फ्रेम करने देंगे मतलब जो भी आरोप है वो उस पर लगाया जाएगा और फिर उस आरोप के आधार पर ट्रायल चलेगा। चार्जशीट और चार्ज में डिफरेंस होता है, मैंने बार बार कहा, मेरा वीडियो भी है। चार्जशीट पुलिस बनाता है और चार्ज मजिस्ट्रेट बनाते हैं। अगर ऊपर डिस्चार्ज नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पे वो चार्ज बनाएंगे, उसी पर ट्रायल चलता है। तो अब हम क्लॉज 2 जानते हैं। द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड। अब जब चार्ज फ्रेम हो गया, जो भी चार्ज फ्रेम हो, चार्ज फ्रेम होने के बाद वो चार्ज के बारे में बताया जाएगा किसको? एक्यूज्ड को। एक्यूज को एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप पर ये आरोप लगा है, आप स्वीकार करते हैं। अगर वो बोलता है, ऐसा उससे पूछा जाएगा कि आप स्वीकार करते हैं, उसके बाद बस इसमें इतना ही कहा जाता है। उसके बाद
241 में आते हैं, कन्विक्शन ऑन प्ली गिल्टी। इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्टेड हिम देयरऑन। उसके बाद 241 कहता है कि अगर वो प्लीड गिल्टी कर देता है, यानी कि अपराध स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं अपराधी हूँ, मैंने ये अपराध किया, तो मजिस्ट्रेट सर के पास पावर है कि उसको उसी बेस पर जो उसने कहा उसको कन्विक्ट कर दे, उसको सजा सुना दे, जो भी सजा होगा वो सुना सकते हैं, लेकिन जो भी उसने कहा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, उस प्ली को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वो उनका पावर है कि वो सजा सुना देंगे। ठीक, उसके बाद 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। If the accused refuses to plead or does not plead or claim to be tried, the magistrate does not convict the accused under section 241. The magistrate shall fix a date for the examination of witness. अब क्या होगा, जो भी एक्यूज्ड है अगर वो डिनाई कर देता है कि हाँ नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है, 241 के अंदर अगर मजिस्ट्रेट सर उसको सजा नहीं देते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट सर एक डेट फिक्स करेंगे जिस डेट पर विटनेस को बुलाया जाएगा और विटनेस को सुना जाएगा, विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, ये एक डेट फिक्स होगा। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। इसमें क्या कहा गया कि जो भी मजिस्ट्रेट है वो एक एडवांस एक्यूज्ड को बता देंगे, पहले ही बता देंगे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया था तो क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, ये एक्यूज को एक बेनिफिट है कि उसको बता दिया जाएगा कि जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपके खिलाफ ये रिकॉर्ड हुआ था। ठीक, उसके बाद क्लॉज 2 में आते हैं, द मजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू ए समन्स टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अब मजिस्ट्रेट सर के पास एक एप्लीकेशन देता है प्रोसिक्यूशन कि किसी भी विटनेस को समन देना होगा, यानी किसी भी विटनेस को अगर बुलाना होगा तो समन देना होगा, तो ये प्रोसिक्यूशन एक एप्लीकेशन देता है मजिस्ट्रेट सर को और कहता है कि आप समन डायरेक्ट कीजिए आदमी को आने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट के साथ आने के लिए या फिर ऐसे ही खाली हाथ आने के लिए, जैसा भी प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देता है उसके बाद वो मजिस्ट्रेट सर डायरेक्ट करते हैं और उस आदमी को बुलाया जाता है। उसके बाद थर्ड, ऑन द डेट सो फिक्स्ड, ऊपर जो डेट फिक्स किया गया है, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो आरोप को सपोर्ट करता है यानी आरोप के पक्ष में है, हाँ जो भी डेट फिक्स हुआ था, जो भी आरोप के पक्ष में है वो सब एविडेंस लिया जाता है, जो भी मजिस्ट्रेट सर हैं उनके सामने दिया जाता है और मजिस्ट्रेट सर लेते हैं, मजिस्ट्रेट सर उसको देखते हैं। उसके बाद provided that the magistrate may permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witness have been examined or recall any witness for further cross examination। अब मजिस्ट्रेट सर अगर चाहें तो परमिट करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर अगर एक बार हो गया है तो फिर दोबारा बुलाया गया है फिर भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम यहाँ पे जो पुलिस जो भी एडवांस नोटिस दिया गया था पुलिस रिकॉर्ड में, पुलिस जो भी बयान दिया था, अब वो आदमी फिर यहाँ पे आएगा प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, तो ये मतलब जिसको रिकॉल दोबारा बुलाया गया है वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब होता है जो आदमी विपक्ष में है उसको क्रॉस करना, यानी उससे जानना कि आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं, ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है। उसके बाद 243 एविडेंस फॉर डिफेंस। अब देखिए पहले प्रोसिक्यूशन को सुना गया, पहले प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा 242 के अंदर, अब 243 उसके बाद डिफेंस को मौका दिया जाएगा एविडेंस लेने का। फर्स्ट, द एक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू इंटर अपॉन हिज डिफेंस and produce his evidence, and if the accused put in any written statement, the magistrate shall file it with the record। अब जो भी एविडेंस है जो डिफेंस अपने पक्ष में लेके आया है वो दिया जाएगा किसको, उनको मजिस्ट्रेट सर को दिया जाएगा। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट भी जो भी कुछ होगा हाँ वो दिया जाएगा उसको डिफेंस को। ठीक है, उसके बाद सेकंड में, इफ द एक्यूज आफ्टर ही इंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस for the purpose of examination or cross examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that the such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or defecting the ends of justice, and such grounds shall be recorded by him in writing।
अब पहले क्या था कि जो भी उसके पास था वो लिख के दे देगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट सर उसको रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद 2 में बोला कि अब वो किसी को बुलाना चाहता है, एक्यूज्ड जो अपने डिफेंस में किसी विटनेस को बुलाना चाहता है, किस पर्पज से, क्रॉस एग्जामिनेशन के पर्पज से बुलाना चाहता है, कि जो भी पहले विटनेस आया था उसको फिर से बुलाना चाहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाना चाहता है, या किसी डॉक्यूमेंट के साथ बुलाना चाहता है, किसी भी विटनेस को अगर वो बुलाना चाहता है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट सर ऑर्डर दे भी सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट सर के पास ये पावर है, अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है कि ये टाइम बिताने के लिए ऐसा कर रहा है, ये आदमी देर करने के लिए ऐसा कर रहा है, बाहर रहने के लिए ऐसा कर रहा है, बहाना कर रहा है, तो फिर वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, डिफेंस के एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट व्हेन द एक्यूज्ड हैज cross examined or had the opportunity of cross examine any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that is necessary for the end of justice। अब यहाँ पर कहा गया था कि मैंने पहले भी कहा था कि जब प्रोसिक्यूशन का आदमी आया था, जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस आया था, तो आप उसको तभी क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेते, ऊपर तो लिखा गया है, तभी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए था। अब आप जो पहले प्रोसिक्यूशन में आ चुका है, अब आप दोबारा उसको बुलाएंगे और दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए बुलाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मजिस्ट्रेट सर को नेसेसरी मतलब मैंडेटरी नहीं लगता है, तो अगर मजिस्ट्रेट सर सेटिस्फाइड है कि नहीं उस आदमी को दोबारा नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि इसके पास मौका था और ये क्रॉस एग्जामिनेशन उसको नहीं किया, तो ये तो इसकी गलती है, ठीक, डिफेंस की गलती है, तो फिर अगर ये जज साहब पर डिपेंड करता है कि जज साहब चाहें तो बुलाएं, ना चाहें तो ना बुलाएं, ठीक। उसके बाद थर्ड, द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंस इंकर्ड बाय द विटनेस इन अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रायल बी डिपोजिटेड इन द कोर्ट। अब देखिए, जो भी डिफेंस किसी भी विटनेस को अगर समन डिफेंस की तरफ से जा रहा है, तो फिर जो विटनेस आएगा उसका खर्चा देना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन अगर बुलाता है तो फिर प्रोसिक्यूशन खर्चा नहीं देगा, लेकिन अगर डिफेंस बुलाता है अपने लिए तो फिर वो खर्चा देगा उसका, ठीक, और वो कोर्ट पहले ही जमा करवा लेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बी, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट नहीं है तो कंप्लेनेंट होगा, तो फिर कैसे चलेगा केस। अब दूसरा तरीका है 244 बोलता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्राउट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब जो मजिस्ट्रेट सर है, जो भी कंप्लेनेंट है, मतलब मजिस्ट्रेट से प्रोसिक्यूशन का जितना भी एविडेंस है वो सब ले लेंगे, जो भी प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करता है जो भी एविडेंस, वो सब एविडेंस वो लेंगे। इसमें इतना ही कहा गया, एक्यूज को अपीयर करेगा या खुद आएगा या फिर उसको लाया जाएगा, जैसे भी वो आए या उसको लाया जाए, और जितना भी प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने वाला एविडेंस है वो सब मजिस्ट्रेट सर ले लेंगे, ठीक है, सुनेंगे। उसके बाद 2, द मजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। और मजिस्ट्रेट सर किसी भी एप्लीकेशन पे किसी भी विटनेस को समन भेज सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन किसी को बोलता है एप्लीकेशन लिख के कि उस आदमी का आना जरूरी है, तो फिर मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे, उस आदमी को समन कर देंगे। सिंपल, वही दोहरा रहा है, दोबारा से वही चीज सब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 245, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। अब एक्यूज को फिर डिस्चार्ज कब कर दिया जाएगा, if upon taking all the evidence referred in section 244 magistrate considered for the reason to be recorded that no case against the accused has been made out which if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। अब फिर वही चीज कि जो भी मजिस्ट्रेट दोनों को सुनेंगे, ठीक है, जो भी मजिस्ट्रेट है वो दोनों को सुनेंगे, प्रोसिक्यूशन को भी सुनेंगे और फिर एक्यूज को भी सुनेंगे, और अगर उनको लगेगा कि ये सब कुछ गलत है, हाँ, एक्यूज के अंदर ये सब चार्ज नहीं बनता है या ये सब एकदम बेकार चीज है, तो फिर वो उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन किस कारण से छोड़ेंगे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। 2, nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if for reason to be recorded by such magistrate he consider the charge to be groundless। अब इसमें कहा गया
कि ये मजिस्ट्रेट सर के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेज में, ऊपर जितना भी स्टेज हमने पढ़ा, किसी भी स्टेज में वो आदमी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, आदमी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन किस कारण से छोड़ रहे हैं वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये उनका पावर है अपना। उसके बाद 246 बोलता है प्रोसीड्यूर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज। अब अगर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो फिर क्या होगा? अब होगा if when such evidence has been taken or at any previous stage of the case the magistrate is of opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। सेम चीज दोबारा है, वही चीज है, हाँ, कि अगर अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो मजिस्ट्रेट सर को अगर ऐसा लगता है कि ये ऐसा किया होगा तो चार्ज फ्रेम करेंगे, ठीक है। क्या होगा? चार्ज फ्रेम होगा। क्लॉज 2 द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। अब जो चार्ज है, जो चार्ज फ्रेम हुआ, वो चार्ज फिर एक्यूज को सुनाया जाएगा और एक्यूज को अगर लगता है, एक्यूज अगर अपना समझ लेता है पूरे चार्ज को और फिर उससे पूछा जाएगा क्या तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो, वो बोलेगा नहीं या बोलेगा हाँ, अब आगे जो भी बोले। Third, if the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may he convicted him thereon। अब फिर वही बात कि अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है, अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो मजिस्ट्रेट सर उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको कन्विक्ट कर देंगे, उसको सजा सुना देंगे। 4 बोलता है if the accused refuse to plead or does not plead or claim to be tried or if accused is not convicted under subsection 3 he shall require to state at the commencement of the next hearing of the case or if the magistrate for a reason to be recorded in writing to writing so things fit for which whether he wishes to cross examine any and if so which of the witness or the prosecution whose evidence has been taken। अब अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, वो रिफ्यूज कर देता है कि हमने ऐसा नहीं किया, तो फिर क्या होगा? जो मजिस्ट्रेट सर है वो नेक्स्ट हियरिंग करेंगे, यानी एक डेट देंगे दोनों को सुनने का, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है एक्यूज को कि वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है किसी को, ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, जो भी एविडेंस है, जो भी विटनेस है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। कौन? एक्यूज कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 5 if he says he does so which the witness named by him shall be recalled and after cross examination and re examination they shall be discharged। अब क्या है कि जो भी रिकॉल्ड, अब ये विटनेस के बारे में बात करता है कि जो भी विटनेस को दोबारा बुलाया गया है, ठीक है, एक बार तो बुलाया गया था, फिर से बुलाया गया है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, री एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद उसको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा वो, उसके बाद रिकॉल्ड के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। 6 द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल नेक्स्ट बी टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन दे शैल ऑल्सो बी डिस्चार्ज। और जो भी विटनेस है, और भी विटनेस होगा तो उन लोगों को भी अगर दोबारा बुलाया गया है, हाँ, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, री एग्जामिनेशन हो गया, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसको बार बार तंग नहीं किया जाएगा, ठीक। अब 247 evidence for defense the accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence and his provision of section 243 shall apply to the case। अब फिर वही बात कि पहले प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा, फिर डिफेंस अपना एविडेंस देगा, अपने पक्ष में देगा, ठीक है। अब जो भी एविडेंस है डिफेंस के पास वो प्रोड्यूस करेगा, किसके पास? मजिस्ट्रेट सर के पास, ठीक है, 243 को फॉलो करेगा। उसके बाद 248 एक्विटल और कन्विक्शन। अब कंक्लूजन आ गया कि अब क्या होगा? अब कंक्लूजन होगा। एक्विटल और कन्विक्शन, दो ही तरह का कंक्लूजन होता है, या एक्विटल या कन्विक्शन। एक्विटल मतलब छोड़ देना, कन्विक्शन मतलब सजा दे देना। क्लॉज 1 इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच अ चार्ज हैज बीन फ्रेम द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अब जितना भी कुछ ऊपर प्रोसेस चला, दोनों को सुना गया, सबको सुना गया। अब अगर मजिस्ट्रेट सर को लगता है कि जो हमने चार्ज फ्रेम किया था वो चार्ज सही नहीं था, ये आदमी सही है, ये आदमी ने गलत नहीं किया, ये आदमी अपराधी नहीं है, तो उसको एक्विटल का ऑर्डर दे देंगे कि ये आदमी को छोड़ दो, ये आदमी निर्दोष है, ठीक। अब हम जानते हैं एक्विटल और कन्विक्शन। क्लॉज 1 बोलता है if any case under this chapter in which a charge has been framed the magistrate find the accused not guilty
ही शैल रिकॉर्ड एंड ऑर्डर ऑफ एक्यूटल। अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है कि जो हमने चार्ज बनाया था वो गलत है, ये आदमी निर्दोष है, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्लॉज 2 बोलता है वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड द एक्यूज्ड गिल्टी but does not proceed in accordance with the provision of section 325 or section 360, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to law। इसमें कहता है 325, तो 325 बोलता है कि किसी को पावर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा केस को। अब मान के चलिए एक मजिस्ट्रेट सर के पास पावर है 5 साल की सजा सुनाने का, हम एग्जांपल बोल रहे हैं, 5 साल का सजा सुनाने का। अब उनको लग रहा है कि ये आदमी को 5 साल नहीं, कम से कम 8 साल तो सजा होना ही चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये अपने से जो भी उस जुडिक्शन का होगा, जिनके पास उतना पावर होगा, उसके पास ट्रांसफर कर सकते हैं। 360 में क्या होता है कि गुड कंडक्ट पे, मतलब फाइन दे के या फिर उस आदमी को समझा के कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, बाउंड लेके छोड़ सकते हैं। मैंने एक समरी बोला है, ठीक। तो ये हो गया 360, अगर किसी को गुड कंडक्ट पर छोड़ना है तो, या फिर उनको लगता है कि और भी सजा होना चाहिए, तो इन दोनों को छोड़कर, अगर सब कुछ सही है तो इन दोनों को छोड़कर वो सजा सुना सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में वो नहीं कुछ कर पाएंगे, बाद बाकी वो चाहें तो जो भी लॉ में है जितना भी सजा है उतना सजा वो सुना सकते हैं, अगर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो, ठीक। थर्ड, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 of 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may, after he convicted, he said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record to finding thereon। अब इसमें कहा गया है कि जो आदमी है उसको, जब ये एक ही कंडीशन में होगा कि अगर आदमी को गिल्ट मान लिया गया और आदमी को कन्विक्शन होना है, तो फिर उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी देखा जाएगा कि उसको पहले कोई अपराध में सजा हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा देखा जाएगा। तो उस आदमी से पहले पूछा जाएगा, अगर वो आदमी ऐसा नहीं बोलता कि नहीं मुझे पहले कभी सजा नहीं हुआ, तो फिर कोई बात नहीं, प्रोसिक्यूशन उसको सब मतलब एविडेंस देगा कि इस आदमी को पहले हुआ है या नहीं हुआ है, उसका जांच होगा, ठीक। प्रोवाइडेड दैट नो सच charge shall be read out by the magistrate, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall be previous conviction be referred by the prosecution and abduced by it unless and until the accused has been convicted under subsection 2। इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन तब तक एराइज नहीं होगा, उससे तब तक नहीं पूछा जाएगा प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। जब वो दोषी साबित हो जाएगा तो फिर उससे प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है, नॉट गिल्टी है, तो फिर उससे ये पूछा नहीं जाएगा, ये प्रोविजन ही खत्म हो जाएगा उसके आगे, या डिस्चार्ज हो जाए या एक्यूटल हो जाए तो फिर उससे नहीं पूछा जाएगा कि आप पहले जेल गए या नहीं गए, या आप पर कोई केस है, इस तरीके का कोई भी बात नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद 249, absence of complainant when the proceeding have been instituted upon complainant and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the magistrate may in his discretion notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed discharge the accused। अब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, हाँ कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो फिर अगर कंप्लेंट नहीं आता है तो ये मजिस्ट्रेट सर का पावर है कि उसको छोड़ सकते हैं, डिस्चार्ज कर देंगे एक्यूज को, क्योंकि कंप्लेनेंट ही नहीं आ रहा, कंप्लेनेंट ही सीरियस नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, एक्यूज को बोलेंगे ठीक है तुम भी आ जा, तुमको डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन कैसे ऑफेंस में, कंपाउंडेड ऑफेंस में, ठीक है, लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस। 250 कंपेंसेशन फॉर एग्जीक्यूशन विदाउट रीजनेबल कॉज। अब आपने केस कर दिया किसी पर तो उसको कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा ना, यही सेक्शन डील करता है 250। क्लॉज 1, if in any case instituted upon complainant or upon information given to a police officer or to a magistrate, one or more person is or are accused before a magistrate of any offence tabled by a magistrate and the magistrate by whom the case is heard discharges or acutes all or any of the accused and is of the opinion that there was a no reasonable ground for making the execution against them or any of them, the magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the execution was made is present, call upon him for which to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any
of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of summons to him to appear and show cause as aforesaid. इसमें कहा जा रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगा कि जब भी कोई आदमी पर आप केस कर दिया और वो एक्यूटल हो रहा है, तो फिर उसको कंपेंसेशन करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट सर उससे को बुलाएंगे जिसने केस किया, कंप्लेनेंट को, हाँ कंप्लेनेंट को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि आप इसको कंपेंसेट क्यों नहीं करेंगे, मतलब आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ये जवाब दीजिए। मजिस्ट्रेट सर क्या पूछेंगे कि इसको क्यों नहीं कंपेंसेट आप करेंगे, ये ऐसा कंप्लेनेंट से पूछा जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा में बस वही बात लिखा गया है कि डिस्चार्ज करेंगे तो फिर कंपेंसेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड बोलता है 2, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कॉज विच सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट मे शो, एंड इफ he is satisfied that there was a no reasonable ground for making the accusation, may for reason to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each of any them. अब ऊपर उससे पूछा जाएगा, अगर वो जवाब दिया तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दे पाया तो फिर जो भी मजिस्ट्रेट सर के पास जो पावर है, ठीक है, पिक्यूनरी पावर कहा जाता है इसको, जो भी पावर है उस पावर के अनुसार वो फाइन कर देंगे। वो बोलेंगे कि आप इतना अमाउंट दीजिए, जितना उनके पास पावर है उतना अमाउंट तक वो फाइन कर सकते हैं। ठीक, यही बोला गया। उसके बाद थर्ड, द मजिस्ट्रेट में बाय द ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ द कंपेंसेशन अंडर सबसेक्शन 2 फर्दर ऑर्डर दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द पर्सन ऑर्डर्ड टू पे सच कंपेंसेशन शैल अंडरगो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। अब अगर वो कंपेंसेशन नहीं करता है, कंपेंसेट नहीं करता है आदमी को, जो भी उसको कहा गया, तो वो आदमी मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 दिन के लिए जेल जा सकता है। सब क्लॉज 4, व्हेन एनी पर्सन इज इम्प्रिजन्ड अंडर सब सेक्शन 3 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 एंड 69 ऑफ द इंडियन पेनल कोड शैल सो फार एज मे बी अप्लाई। अब इसमें कहा गया कि कोई आदमी जेल में है तो फिर 68 और 69 ऑफ इंडियन पेनल कोड यहाँ पर लागू होगा। अब ये क्या है, तो ये बोलता है कि अगर किसी ने पेमेंट दे दिया तो ठीक है, मतलब अगर जेल में है और पेमेंट कर दिया तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। अब कोई आदमी है जो आधा पैसा दे रहा है आधा नहीं दे रहा है, तो उस हिसाब से उसका सजा डिवाइड हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि इतना रुपया का सजा और इतना रुपया का सजा नहीं मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 68 मतलब ये बोल रहा है कि जेल गया, पैसा दिया, बाहर आया, या फिर आधा पैसा दिया या कुछ पैसा दिया, उस हिसाब से जेल गया और बाहर आ गया। ठीक, ये अप्लाई होगा। ठीक, उसके बाद 5, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपेंसेशन अंडर दिस सेक्शन shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने कंपेंसेशन दे दिया, किसी आदमी को आपने झूठा फंसा दिया, कहीं वारंट केस है, झूठा फंसा दिया और फिर उस आदमी को कंपेंसेट कर दिए। अब वो आदमी आपने कंपेंसेट कर दिया, लेकिन उस आदमी के पास राइट है, वो सिविल या क्रिमिनल केस आप पर कर सकता है। आपको फ्री नहीं किया गया है, क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी से आप फ्री नहीं है। वो आदमी चाहे तो आप पर क्रिमिनल या सिविल केस कर सकता है, डिफामेशन का भी केस कर सकता है, और भी बहुत सारा केस है जो वो कर सकता है। वो अब ये आप कोर्ट में नहीं बोलेंगे कि हमने कंपेंसेट तो कर दिया, हमने केस किया, हमने कंपेंसेट किया, तो ये नहीं होगा। आप पर सिविल और क्रिमिनल केस अलग से चलेगा अगर वो आदमी यहाँ पर केस करता है तो। ठीक, क्लॉज 6 बोलता है a complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 100 rupees may appeal from the order as if such complainant or informant had been convicted on a trial held by such magistrate। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट किसी को 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन करते हैं या कंपेंसेट करने के लिए बोलते हैं या फिर कन्विक्ट करते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेंट है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपील कर सकता है। उसके पास अपील का जो राइट है वो रहेगा। के मजिस्ट्रेट है वो 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद 7 है, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन टू एन एक्यूज्ड पर्सन इज मेड in a case which is subject to appeal under subsection 6 the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of appeal has elapsed, or if any appeal is presented before the appeal has been decided, and where such order is made in a case which is not to have subject to appeal the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of order। इसमें कहा गया
कि जो भी अपील है, जब तक अपील का टाइम है तब तक उस आदमी को कंपेंसेट नहीं किया जाएगा, जब तक अपील का टाइम है उसके पास तब तक। या फिर अगर अपील का टाइम है ही नहीं, अपील मतलब सब्जेक्ट ही नहीं है अपील का, तो फिर 1 महीने तक वो पैसा नहीं देगा, 1 महीने के बाद ही पैसा देने के लिए वो बाउंड हो जाएगा। बस इतने बड़े में सिर्फ इतना ही चीज़ लिखा है, ठीक, कि जब तक अपील का टाइम है तब तक वो पैसा नहीं देगा, या फिर अगर अपील सब्जेक्ट में ही नहीं है तो फिर 1 मंथ जिस दिन ऑर्डर हुआ उसके 1 मंथ के बाद ही वो बाउंड होगा, 1 मंथ तक वो बाउंड नहीं होगा देने के लिए, ठीक। 8. द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन केस एज वेल एज टू वारंट केस। अब ये जो कंपेसेशन वाला पार्ट है ये वारंट केस में भी जो है वो समन केस में भी अप्लाई होगा। यानी कि समन केस हमने पहले पढ़ा है, तो अब याद रखिए कि एक सेक्शन उसमें और ऐड हो जाएगा। वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन है 250 कंपेसेशन करना। और समन केस में भी अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो फिर जो प्रोसिक्यूशन होगा, जो कंप्लेनेंट होगा, उसको